Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो देखो आप हमारा क्या चल रहा है, हमारी KVS EVS की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने अपनी फूड के टॉपिक को शुरू किया हुआ है, राइट। तो अभी तक हमने कितना कर लिया है, अभी तक ऑलमोस्ट ना हमने सारा कंप्लीट कर लिया, क्लास 6th 7th 8th और आज हमारे ये क्लास 9th का फूड करेंगे। क्लास 10th से ना इतना आपका है नहीं, डाइजेशन वगैरह था वो हमने क्लास 8th में कंप्लीट कर। क्लास 8th का भी आपने डाइजेशन पढ़ा था ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला टॉपिक, और उसमें भी पढ़ा था आपने क्लास 7th में भी। तो वहाँ से काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, बट अगर एक बार आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूंगी उसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आपको वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। क्या पढ़ना है आज हमें? आज हम करेंगे, देखो, क्लास 9th का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, तो देखो क्या आपको पता है फूड आपको प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स देता है, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और जितनी भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए, तो आपको कौन देता है? फूड देता है। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि क्रॉप्स कैसे ग्रो होती हैं, कैसे डेवलप होती है, और मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कैसे कैसे, कि आपकी जो रबी क्रॉप्स थी, राइट, खरीफ क्रॉप्स ही, रबी क्रॉप्स को कब उगाते हैं? विंटर में। खरीफ क्रॉप्स को कब उगाते हैं? रेनी सीजन में। और आपकी कौन सी थी? एक थर्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप थी आपकी जायद क्रॉप, और जायद क्रॉप्स को कब उगाते हैं? समर में। तो इसलिए मैंने इनके लिए आपको क्या बताया था कि आप लोग इनके सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे अच्छे से, राइट। अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप। आपने पढ़ा था कि कैसे क्रॉप्स डेवलप होती हैं, किन किन स्टेप्स से होके गुजरती हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में ही है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? खरीफ क्रॉप उगती हैं, अभी बताया। कब से कब तक? जून से अक्टूबर तक। देखो इनके ना एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, पिजन हो गया, पिजन पी हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया एंड ब्लैक ग्राम हो गया। ये ग्रीन ग्राम क्या होता है? मूंग होती है ना, और ऐसे ये ब्लैक ग्राम क्या है? काला चना। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बार बार कह रही हूँ, याद रख लेना रख लेना रख लेना। व्हीट ग्रीन हो गया, पीस हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंसीड हो गया, दीज ऑल आर रबी क्रॉप्स, ठीक है। आपको पता है जो अप्रैल में काटी जाती है, अप्रैल में क्या काटी जाती है? गेहूं काटी जाती है, और आपकी ये जो सरसों होती है वो भी काटी जाती है, मटर हो गए, पीस, ठीक है, और लिंसीड हो गए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स जो नहीं पता, जहाँ पे भी अपने नोट्स बना रहे हो वहाँ पे इन्हें लिख के रखो, ठीक है। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, जो आपकी क्रॉप है वो भी क्या होती जा रही है? इम्प्रूव होती जा रही है। कैसे इम्प्रूव करते हैं हम? बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। मतलब हम क्या करवाते हैं? उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक तो किसी दूसरी क्रॉप का पार्ट हो गया और एक किसी दूसरी क्रॉप का पार्ट हो गया, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। आगे देख लो एक बार फिर से। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, ठीक है। क्रॉसिंग होती है जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं। ये जो क्रॉसिंग है ये इंटर वेराइटल भी हो सकती है, मतलब दो अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में भी हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट स्पीशी जो सेम जीन्स की होती हैं, ठीक है। और इंटर जेनेरिक भी हो सकती है, मतलब बिटवीन डिफरेंट जेनरा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्रॉप की इम्प्रूवमेंट कैसे करवाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये तो आपकी अलग अलग है कि अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में कर सकते हैं, जिनकी एक ही जीन्स के अलग अलग स्पीशीज़, ठीक है, और अलग अलग जीन्स हो, और आपके क्या हो, अलग अलग वैरायटी के पौधे हों, उनके बीच में क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। और क्या? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, दिस प्रोवाइड द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स इन जेनेटिकली। इससे क्या होती है? आपको अलग तरीके की क्रॉप मिलती है, ओके। और इससे
मतलब क्रॉप की क्या होगी, क्रॉप की वैरायटीज अलग अलग आपके सामने आएगी, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी क्रॉप में। जैसे कई क्रॉप्स होती हैं कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर लेगी, लेकिन कहीं और की क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो हमें यही देखना होता है कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे सरवाइव कर जाएगी। देखो किस किस फैक्टर्स पे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है करी जाती है। हायर यील्ड, ऑब्वियस सी बात है ना कि सपोज करो इतनी सी जगह पे कोई दूसरी फसल हो रही है और कोई दूसरी फसल हो रही है, तो हमें क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो अगर तो इसलिए भी हम क्या करवाते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, क्वालिटी भी बढ़े। जैसे अगर हायर यील्ड की जैसे मैं बात करूं कि एक इतनी सी स्पेसिफिक ज़मीन है, उसके अंदर आप गोभी उगाओगे और गेहूँ उगाओगे, तो आपको किस में ज़्यादा मिलेगी, गेहूँ में ज़्यादा मिलेगी ना। तो ये हो गया हायर प्रोडक्शन। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी की जैसे पल्सेज हैं, और अलग अलग और भी क्रॉप्स हो गए। तो जैसे किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, तो क्या कर देखते हैं कि एक ही तरीके की दालें होती हैं। जैसे अगर मैं दालों का एग्जांपल लूँ, तो जैसे इस दाल का दूसरी वाली दाल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो प्रोटीन किस में ज़्यादा है, इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है और इसी बेस पे इम्प्रूवमेंट की जाती है क्रॉप्स के अंदर। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स पर वो क्रॉप कैसे रिएक्ट करती है, मतलब ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे फैक्टर्स जिनके अंदर जान होती है। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होगा, जिनके अंदर जान नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे क्रॉप्स है, क्रॉप्स के ऊपर किसका, डिजीजेस का, इंसेक्ट्स का और नेमाटोड्स, ये जितने भी हैं ये क्या है, लिविंग बींग्स हैं। इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो इनका क्रॉप्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप जो नई क्रॉप उगा रहे हो तो वो इनसे रेजिस्ट है, इनसे बची हुई है। और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, जैसे ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गया, सूखा पड़ना हो गया। सैलिनिटी मतलब क्या होता है कि उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा खारा है, कुछ इस तरीके से समझ लो। हीट हो गया, कोल्ड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारी न्यू क्रॉप बन के आएगी, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्रॉप रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन and makes the variety economical. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces, मतलब क्या है कि जो ड्यूरेशन है वो भी क्या होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा। ओके, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यहाँ से इतना मतलब एक आएगा नहीं, बट ये पता होना चाहिए। अब आपको देखो, आपने प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स, सब प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद खाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अपने फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, किसी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। जैसे बेल हो गई, अमर बेल हो गई थी ना आपकी, ठीक है। और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स क्या है, देखो न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड, आप प्लांट्स को कौन देता है न्यूट्रिएंट्स, एयर देते हैं, वाटर देते हैं और सॉइल देते हैं, राइट। एयर से उसे क्या मिलेगा, एयर से उसे बेसिकली कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, राइट। एयर से उसे क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा और सॉरी ऑक्सीजन मिलेगा। वाटर से क्या मिलेगा, वाटर से उसे हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। और सॉइल से देखो, सॉइल से ना उसे, एक मिनट, यहाँ पे लिखा होगा आपका, देखो सॉइल कितने होते हैं टोटल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, देयर आर टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। समझ गए, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 16, जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिल गए, एयर से मिल गए। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो वाटर से क्या मिलेगा, उसे हाइड्रोजन मिलेगा एंड अगेन ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। तो बाकी के कितने न्यूट्रिएंट्स बच गए, बाकी के आपके 13 न्यूट्रिएंट्स बच गए, राइट। 13 न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलेंगे, सॉइल में से मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, समझ गए। न्यूट्रिएंट्स भी आपके यहाँ पे कितने टाइप के होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी आपके बेटा यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है जो जो प्लांट है ना उसको हाई अमाउंट में चाहिए होगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होगा, जो प्लांट को मतलब इतनी हाई अमाउंट में नहीं चाहिए होगा, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए,
और जो 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। देखो ये रहा, नाइट्रोजन हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और सल्फर हो गया, राइट। इसमें पेन शो नहीं हो रहा है, एक बारी समझ गए। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और सल्फर हो गया, ठीक है। माइक्रो ये याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया आपके, आयरन हो गए, मैंगनीज हो गए, बोरोन हो गए, जिंक हो गए, कॉपर हो गए और मॉलीबेडनम और क्लोरीन हो गए। ओके, ये बात समझ में आई आपको कि क्या क्या उसको चाहिए। चलो आगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ये मैंने आपको देखो प्रीवियस क्लास में बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कैसे डिफरेंस है, जो मैन्योर होता है वो होता है प्रॉपरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल बेस होते हैं। करते क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों ही प्लांट्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। कितने न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को, 16 न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसमें से 3 तो उसे एनवायरनमेंट से ही, मतलब एयर और वाटर से ही मिल जाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया और तीसरा न्यूट्रिएंट कौन सा था, कार्बन हो गया, राइट, कार्बन हो गया। और उसके बाद आपके 6 न्यूट्रिएंट उसे लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और 7 न्यूट्रिएंट उसे स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जिसे हम माइक्रो बोलते हैं। जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए थे वो कौन से थे आपके, देखो नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस। और जो माइक्रो छोटी अमाउंट में चाहिए थे, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मॉलीबेडनम एंड क्लोरीन। आयरन, मैंगनीज, ये बोरोन छूट गया, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि प्लांट्स की तो बात हो ही रही है। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया, जो ऑर्गेनिक होता है वो होता है मैन्योर और जो केमिकल बेस होता है वो होता है फर्टिलाइजर। मैन्योर बनती कैसे, मैन्योर क्या होते हैं आपको पता है, खाद कैसे बनती है, जो बच्चे कुछ एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट का वेस्ट होता है उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं और आफ्टर सम टाइम उनकी क्या हो जाती है, खाद बन के तैयार हो जाती है। मैन्योर को भी देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी कंपोस्ट, एक होती है वर्मी कंपोस्ट और एक होती है ग्रीन मैन्योर। समझ गए, एक होती है कंपोस्ट, एक होती है वर्मी कंपोस्ट और एक होती है ग्रीन मैन्योर। ओके, अब देखो कंपोस्ट किससे बनती है, कंपोस्ट आपकी तैयार होती है, इट कैन बी फार्म वेस्ट मटेरियल सच एज लाइव स्टॉक। देखो कंपोस्ट आपके जो काव का गोबर होता है, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, एनिमल रिफ्यूज हो गए, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, इरेडिकेटेड वीड्स हो गए। इरेडिकेटेड वीड्स पढ़ा था, क्या होता है, वीड्स होते हैं जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, राइट। जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स बोलते हैं, खरपतवार। तो जब इन सबको क्या क्या हो गया, आपका घर का कूड़ा कचरा हो गया एक्सेप्ट प्लास्टिक, आपकी सब्जी का बचा हुआ वेस्ट हो गया, जो एनिमल्स मर जाते हैं वो हो गए, और आपकी ये जो गोबर वोबर हो गए, इन सबको उठा के एक मिट्टी में डाल दिया एंड आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, इनके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चालू हो गया। डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और जो इस तरीके से खाद बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। अगला है वर्मी कंपोस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, क्या आ रहा है नाम में, वर्म। दैट मीन्स यहाँ पे कौन कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्म्स, कीड़े। और कौन से वर्म, रेड वर्म, ठीक है। ये बनती कैसे है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का कचरा है, जो बचा कुचा होता है उसके हेल्प से बनती है। मतलब इसमें ये जो इतना ऊपर सब था ये नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली प्लांट और एनिमल रिफ्यूज। अगला क्या है, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और गुआर आर ग्रोन देन mulched by plowing them into the soil. These green plants turn into green manure which helps in enriching soil in nitrogen and phosphorus. क्या बोला उसने कि जो ग्रीन मैन्योर होती है वो कैसे बनती है, देखो जब क्रॉप्स को उगाने से पहले कुछ प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में जैसे गुआर की फली होती है या फिर सन हेम्प हो गए, उनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। देन मल्च्ड बाय प्लोइंग। प्लोइंग मतलब सॉइल को जैसे लूज करते हैं, इस तरीके से उनको किसमें मिट्टी में मिला दिया जाता है। और ये जो ग्रीन प्लांट्स थे
जो ये उगे कौन से, सन, हेम्प और ग्वार, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ग्रीन मैन्योर में। समझ गए। इसका मतलब अगर आपकी सॉइल को किसकी ज़रूरत है, नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की ज़रूरत है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ग्रीन मैन्योर का। ग्रीन मैन्योर कैसे बनी, ग्रीन प्लांट से। कौन से ग्रीन प्लांट्स यूज हुए, सन, हेम्प या फिर ग्वार। ठीक है, एक बारी, चलो ठीक है, आगे चलते हैं किस पे, फर्टिलाइजर्स पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, देखो, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आपकी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ एंड गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट। फर्टिलाइजर्स आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी हाई कॉस्ट फार्मिंग। जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है वहाँ पे क्यू आई यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स किए जाते हैं। और क्या करते हैं, ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया। ये हाई अमाउंट में चाहिए या लो अमाउंट में चाहिए, ये लोग आप खुद बताओगे या फिर देखोगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा, इट इज फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉपर ऐसी खेती होगी जिसमें कोई फर्टिलाइजर्स का, कोई हर्बिसाइड्स का, कोई पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता। दैट मीन्स फर्टिलाइजर्स क्या हो गए, केमिकल्स हैं। पेस्टिसाइड्स क्या हो गए, वो जो पेस्ट्स होते हैं, जो आपको बताया था ना, जिससे आपकी बहुत खतरा रहता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, या फिर हर्बिसाइड्स हो गए। हर्बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पौधे ना उगे तो उनको हटाने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल नहीं है, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। किसका यूज़ किया जाता है, वो जो ये ऊपर मैन्योर पढ़ के आए हो इसका यूज़ किया जाता है। एंड यूज ऑफ बायो एजेंट्स, और कौन से बायो एजेंट्स का यूज किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब आपके जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक बनाना है तो किसका यूज किया, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया। ध्यान रखना, बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है। और किसका यूज किया जाता है, नीम की पत्तियों का और हल्दी का यूज किया जाता है। कहाँ पे, वो जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद क्रॉप तैयार हुई उसको स्टोर करने में एज बायो पेस्टिसाइड्स। मतलब नीम होगा और हल्दी होगी तो कीड़े नहीं लगेंगे ना आपकी, मतलब क्रॉप खराब नहीं होगी। विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ये देखो, आपकी जो क्रॉपिंग होती है वो भी कितने टाइप की होती है, कई टाइप की होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ोगे, इंटर क्रॉपिंग पढ़ोगे और क्रॉप रोटेशन पढ़ोगे। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक साथ एक ही खेत में कहीं कई सारी सब्जियां उगा देना। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि अभी ये उगाई फिर दूसरी उगाई। इंटर क्रॉपिंग को हम कह सकते हैं जैसे इस वाली लाइन में आपने एक क्रॉप उगाई है और दूसरी वाली लाइन में आपने दूसरी क्रॉप उगाई है, दैट इज इंटर क्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे ये उगा दी, जैसे सपोज करो कोई दूसरी क्रॉप, तो जब अगला टाइम पीरियड आएगा तो आपने जैसे क्रॉप रोटेशन नहीं होता क्लास में हम करवाते हैं रोटेशन, कि पहले एक बच्चा आगे बैठेगा फिर अगले दिन दूसरा पीछे वाला बच्चा आगे आके बैठेगा, तो इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन भी होती है। तो ये हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम का यूज़ होता है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी तरीके का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता। कौन सा, एज अ पेस्टिसाइड क्या यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक क्रॉपिंग में, एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं नीम और टर्मेरिक। और एज अ फर्टिलाइजर क्या यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करना है, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं ब्लू बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। और ऑर्गेनिक मैन्योर्स और इनका तो यूज करते ही हैं, समझ गए। अब इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ensuring the crop gets water at the right stage during the growing season can increase the expected yield. Different kinds of irrigation, wells, river lift system and tanks। देखो, इरिगेशन क्रॉप्स को प्रॉपर अगर एक हेल्दी तरीके से उन्हें ग्रो करना है, अच्छी आपको आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो कुएं प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करोगे प्लांट्स में, प्रॉपर तरीके से इरिगेशन, सिंचाई हिंदी में बोलते हैं तो सिंचाई होता है। कहाँ कहाँ से पानी, मतलब इरिगेशन किस किस के थ्रू होती है, देखो वेल्स के थ्रू होती है, रिवर लिफ्ट सिस्टम के थ्रू होती है और टैंक्स के थ्रू होती है। समझ गए, किस किस के थ्रू, वेल के थ्रू, रिवर लिफ्ट सिस्टम के थ्रू और टैंक्स के थ्रू। क्रॉपिंग पैटर्न,
अभी ये मिक्स क्रॉपिंग वगैरह था ना, अभी ये वही पढ़ना है। तो आपको पता है कुएं से भी पानी, रिवर लिफ्ट सिस्टम से भी, और टैंक से, मतलब ये स्टोर किया हुआ ये पानी करने का इरिगेशन करने के तरीके हैं। अब मिक्स क्रॉपिंग में आप पढ़ोगे क्रॉपिंग के पैटर्न है, अभी बताया था कि बहुत ही लाइक अगर हेल्दी क्रॉपिंग करनी है तो क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, टू और मोर क्रॉप ऑन दी सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही लैंड पे अलग अलग तरीके की, जैसे वीट या ग्राम उगा दिया, मतलब गेहूं और चना, या फिर गेहूं और सरसों, ग्राउंड नट और सनफ्लावर, मूंगफली और, ये देखो इसका हेल्प क्या होता है मिक्स क्रॉपिंग की। सपोज करो किसी एक क्रॉप में कीड़े लग जाए, जैसे वीट में कीड़े लग जाए, लेकिन वहीं पे आपने चना उगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, चना सुरक्षित हो जाएगा। कई बार ना एक तरीके की क्रॉप को कीड़े नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन तो दूसरी क्रॉप क्या हो जाती है, बच जाती है। मिक्स क्रॉपिंग का ये होता है, अगर एक क्रॉप खराब हो गई तो दूसरी क्रॉप क्या हो जाएगी, बच जाएगी, कुछ तो फायदा मिलेगा। तो गेहूं और चना, गेहूं और सरसों और ग्राउंडनट और सनफ्लावर, ये मिक्सचर है मिक्स क्रॉपिंग में किस किस का उगाते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में देखो क्या होता है, टू और मोर क्रॉप इन सेम फील्ड इन डेफिनेट पैटर्न। बताया जैसे एक लाइन में कुछ, मतलब एक लाइन कह दो, या फिर कुछ इतने से पार्ट पे एक क्रॉप उगा दी, कुछ इतने से पार्ट पे एक क्रॉप उगा दी, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। होता है ना इंटर क्लास कंपटीशन, कुछ बच्चे इस क्लास के होते हैं, कुछ बच्चे इस क्लास के होते हैं, कुछ बच्चे इस क्लास के होते हैं, ओके। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू क्रॉप्स ऑफ सेकंड क्रॉप, ठीक है, जैसे सोयाबीन और मेज, ठीक है। बाजरा और लोबिया, लोबिया को क्या बोलते हैं, काउपी, बाजरा को क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट। याद रखो भाई ये वर्ड, जैसे लोबिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, काउपी फर्स्ट टाइम देखा होगा कि इंग्लिश में लोबिया को क्या बोलते हैं। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, they ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevent pests and disease by spreading to all the plants belonging to one crop. This way the both crops can give better returns. देखो बेसिकली समझ गए मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स क्रॉपिंग में जैसे गेहूं चना एक साथ उगा दिया, गेहूं और ये वीट सरसों एक साथ उगा दी, और क्या उगा दिया एक साथ, ग्राउंडनट और सनफ्लावर, मूंगफली और सनफ्लावर तो आपको पता है क्या होता है, सूरजमुखी, सूरजमुखी का तेल बनता है, सनफ्लावर ऑयल। ऐसे इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, मतलब इतने पार्ट कुछ रोज में उगा दिया आपने एक क्रॉप, दूसरी रोज में उगा दी दूसरी क्रॉप, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। जैसे इसमें एक क्रॉप ले ली किसकी, सोयाबीन की और मेज की, सोयाबीन मतलब सोयाबीन और मेज मतलब मक्की, और दूसरी साइड आपने बेटा क्या ले ली, बाजरा ले लिया, दैट इज फिंगर मिलेट और लौबिया। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट। जैसे सपोज करो ना मिक्स क्रॉपिंग में ना एक खतरा रहता है कि इतने से पोर्शन पे अलग 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 जगह दूसरी क्रॉप्स उगी हुई है, तो अगर आपको पेस्ट छिड़कना है तो क्रॉप के अकॉर्डिंग ही छिड़कते हैं, लेकिन ऐसा इंटर क्रॉपिंग में आसानी रहती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप्स को मिल जाता है। उसके बाद क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन बताया था, जैसे एक टाइम पे दूसरी क्रॉप तो दूसरे टाइम पे दूसरी क्रॉप्स, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज, जैसे एक सीजन में दूसरी इस बार दूसरी क्रॉप उगा दी तो अगली बार अलग टाइप की क्रॉप उगा दी, ठीक है। इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड, इससे क्या होता है, एक तो ना इससे आपकी जो सॉइल है उसको मदद मिलती है। जैसे वीट है, वीट को तो कोई अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, राइट, फिर अलग सीजन आया, फिर उसमें कोई दूसरी क्रॉप उगाई तो उसको कोई अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो ऐसे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, ओके। क्रॉप रोटेशन का ये फायदा है। देखो डेयरी एनिमल्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा क्रॉप के बारे में अच्छे से कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कैसे कैसे है।
थोड़ा सा रह गया। डेयरी एनिमल्स जो होते हैं, डेयरी एनिमल्स कौन से होते हैं, जो जिन्हें हम पालते हैं अपने रेयरिंग के अपनी अपनी नीड्स के लिए, ठीक है। तो क्या डेयरी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स होती है, देखो दो टाइप की होती है, एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट which is the food required, and this is milk producing requirement which is the type food required during the lactation period and to live a healthy life। मतलब एक तो मेंटेन करना है और दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग उनके लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे। एनिमल की फूड रिक्वायरमेंट की कितने टाइप है, दो टाइप है। कौन कौन सी? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दी एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। भाई हम एनिमल्स को पाल रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करें, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। ये किस टाइप की रिक्वायरमेंट है? इसमें हम फूड प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दी लैक्टेशन पीरियड। जिसे सपोज करो एक गाय हुई, मतलब एक गाय है, उसके गाय का क्या हुआ, बच्चा हुआ, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जितना उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पे हम उसको मिल्क प्रोवाइड करें, ठीक है। वीड्स पता है, पढ़ा दिया है, कई बार पढ़ा दिया है। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेत में उग जाते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, वीड्स के क्या क्या होते हैं। पिछली क्लास में बस इतना पढ़ा था वीड्स क्या होते हैं, इस बार आप वीड्स के एग्जाम्पल्स भी देख रहे हो। ये हो गया आपका सैंथियम, जिसे क्या बोलते हैं, घुघरू। एक हो गया गाजर घास, जिसे बोलते हैं पैर्थीनियम। एक हो गया सिप्रीनस रोटंड्स, दैट इज मोथा जो भी होता है ये। एग्जाम्पल ध्यान रखना, वीड्स के क्या हो गए, घुघरू, सैंथियम, गाजर घास दैट इज पार्थेनियम, एंड दैट इज मोथा दैट इज साइप्रिनस रोटंडस। These are the weeds examples. Okay, they compete for food, space and light. Weeds take up nutrients, reduce the growth of the crop. आपको बताया था वीड क्या करते हैं भाई, उसी मिट्टी में उगे हैं, उसी मिट्टी में आपने फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं, मैन्योर डाली हुई है, तो वो कौन ले लेंगे, ये वीड्स भी ले लेंगे, जिनका वीड्स का तो जिसमें कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए इनको रिमूव करने के लिए, इनको रिमूव करना दैट इज़ वेरी गुड। मेथड क्या है, ये खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स ना हो गए। Most method effective है mechanical removal. Preventive methods such as proper seed bed preparations, finally sowing of crops, intercropping and crop reduction. तो ये सब क्या है कि आप प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करें, जहाँ पे मतलब आपने वो सीड्स डाले जिस मिट्टी में, तो वो एक प्रॉपर तरीके से बनाई हुई हो, ठीक है। और जब क्रॉप्स को उगा रहे हो तो बहुत ही सफाई से फाइनली इंटरक्रॉपिंग करें ताकि अनवांटेड क्रॉप्स ना होंगे। क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ करें। अगला है इंसेक्ट पेस्ट को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। दे कट द रूट, क्या करते हैं पेस्ट, ये कीड़े मकोड़े होते हैं, ये अटैक, अगर इन्होंने पेस्ट अगर पूरी खेती खराब कर देते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं, पूरी की पूरी फसल खराब कर देंगे अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया गया। तो हो जाते हैं कभी कीड़े लग जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, मतलब मिक्स क्रॉपिंग का या इंटरक्रॉपिंग का यूज़ करें ताकि पूरी की पूरी अगर लग भी जाए तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद ना हो, कुछ बच जाए। समर प्लोइंग इन दिस मेथड फूल्स आर प्लो डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय बोथ पेस्ट एज वेल एज वीड्स। समर प्लोइंग का मतलब क्या है कि जो समर्स में प्लोइंग करी जाती है वो काफ़ी डीप करी जाती है, जब वो किस किस को बचाती है, तो पेस्ट्स को भी बचाती है और वीड्स को भी बचाती है, ठीक है। आगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि बहुत लार्ज स्केल पे अगर रेयरिंग हो रही है, पशुओं को पाला जा रहा है, दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। Management of animal livestock, it includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. Animal based farming includes cattle, goat, sheep, poultry, fish and farming. तो ठीक है ना, मछलियों का पालन पोषण होता है, भेड़ों को भी पाला जाता है और इन सबको क्या करा जाता है, पाला जाता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स वाइल वन द यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। जो मिल्क प्रोड्यूस फीमेल्स, जो मतलब गाय वगैरह पालते हैं, वो क्या देती हैं, दूध देती हैं, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो उनको क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, फीमेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल, दैट इज डेयरी एनिमल्स। और जो खेती बाड़ी में जैसे बैल वगैरह काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल्स,
ध्यान रखना ये सब बातें। ओके। एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज विच इज़ लार्ज फाइबर। एनिमल फीड जैसे रफेज हो गया, रफेज क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, एनिमल को फाइबर्स देना पड़ता है। और कंसंट्रेशन विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब हमें एनिमल की जो डाइट है उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि उसके अंदर जो फाइबर का कंसंट्रेशन है वो तो ज़्यादा ना हो, लेकिन उसमें प्रोटीन और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हो गए, बाकी के न्यूट्रिएंट्स क्या, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, तो इनका ये अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिले। ओके। मिनरल्स हो गए, मिनरल्स ठीक है। इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड फॉर दी डिजायरेबल ट्रेड्स। जैसे इम्प्रूव्ड क्रॉप थी, ऐसे इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स हो गई। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी हो गई आपकी, ठीक है। ओके। चलो आगे देखो। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो गई, रिडक्शन इन द साइज ऑफ एगलिंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। मतलब ये सब आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, बस ये बताया गया है कि जो पोल्ट्री ब्रीड्स होती हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ उनसे बेटर लेना है तो यहाँ पे वो बताया गया, ठीक है। फिश प्रोडक्शन के बारे में बता दें, यहाँ पे मुर्गी पालन पोषण के बारे में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे फिश प्रोडक्शन के बारे में बताया, अगले में मरीन फिश के बारे में बताया है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स और गुड प्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए उसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको लाइक पढ़ना चाहिए, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिश प्रोडक्शन में इतना ध्यान रखो कि फिश को ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज से जिसे हम क्या कहते हैं कैप्चर फिशिंग, और दूसरा फिश फार्मिंग से जिसे क्या कहते हैं कल्चर फिशरी, ठीक है। फिश प्रोडक्शन, फिश को प्रोड्यूस करने के मतलब फिश का जो लार्ज स्केल पे व्यापार होता है उसके तो एक तो कैप्चर फिशिंग मतलब तालाब में है वहाँ से मछली को पकड़ो और निकालो, ठीक है। और दूसरा क्या है फिश की फार्मिंग करो, मतलब फिश की खेती बाड़ी करो, मतलब एक प्रॉपर लैंड होती है वहाँ पे फिश को पाला जाता है। खेती बाड़ी इन द सेंस रेयरिंग हो गया, उसका कल्चर, उसको क्या कहते हैं कल्चर फिशरी, उसको क्या कहते हैं कैप्चर फिशिंग। मछलियों को पकड़ना दैट इज कैप्चर फिशिंग, मछलियों को पालना दैट इज कल्चर फिशरी। ओके। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज, फिश वेराइटीज ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पढ़ लो कौन कौन सी है। पॉम्फ्रेट है, मकरेल है, टूना है, सरदाइंस है, बॉम्बे डक है। और मरीन फिशेज जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू, जिन मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में उनसे बहुत ही लाइक प्रॉफिट होता है, दैट इज मलेट्स, भेदकी, पर्ल, स्पोर्ट्स, प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स। तो ये क्या करने हैं आपको, ये वाला देखो इंपॉर्टेंट लिख लेना कि कौन कौन सी मछली जो है उनका हाई लेवल में आपका क्या होता है यूज़ किए जाती है फॉर द बिजनेस। समझ गए। एज मरीन फिश गॉट्स फर्दर डिप्लीटेड द डिमांड फॉर मोर विच कैन ओनली बी मेट बाय कल्चर फिशरीज, अ प्रैक्टिस कॉल्ड मैरीकल्चर। देखो अगर ये जो मरीन फिश हैं ये डिप्लीट हो जाती हैं तो और फिश की डिमांड कैसे पूरी होगी, बाय कल्चर फिशरीज। और इसकी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, मैरीकल्चर कहते हैं। समझ गए। मैरीकल्चर कुछ नहीं है, मैरीकल्चर वो जो मछलियों का पालन पोषण है उसी को ही मैरीकल्चर का नाम दिया गया, उसी की प्रैक्टिस को, उसी को करने को, ठीक है। फिश के दो टाइप के होते हैं अगर हमें फिश को फूड देना है, फिश रिसोर्सेज such as canals, ponds, reservoirs and rivers, or brackish water such whereas sea water and fresh water mixed together such as estuaries and lagoons। मतलब फिश को कहाँ कहाँ पे पालते हैं देख लो, कैनाल्स में, जैसे रिवर्स हो गई उसमें फिश होती हैं, फिश रिसोर्सेज जहाँ से मतलब आपको फिश मिल सकती हैं, बेसिकली ये वो है। कौन कौन से हो गए, कैनाल्स हो गए, और ब्रैकी, ये तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो गए जहाँ से फ्रेश वाटर पीने का पानी मिलता है, जैसे कैनाल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गई और रिजर्वायर्स हो गए। और ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे
मतलब एक ऐसा रीजन होते हैं जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर आके मिलते हैं, दैट रीजन इज नोन एज ब्रैकिश वाटर। और वो कौन से उन रीजन्स में, जैसे आपके क्या हो गए, लगून्स हो गए और एस्चुरीज हो गए, ठीक है। More extensive fish farming can be done in composite fish culture system, both local and important. In such a system, a combination of 5 or 6 species is used in a single fish pond. These species are selected so that they do not compete for food and having different type of food habits. As a result, the food available in all the parts of the ponds is used. देखो बेसिकली ना फिश वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपने फिश में क्या देखा ये समझ लो। यहाँ पे आपने देखा कि ना आपके दो लेवल पे होती है फिश की फार्मिंग, एक तो कैप्चर फिशिंग करके और कल्चरल फिशरी। कैप्चर फिशिंग मतलब एक नेचुरल रिजर्वायर्स है, नेचुरल पॉन्ड लेक हो गया, वहाँ से आपने फिश को पकड़ा और बेच दिया बाजार में जाके। और फिर हाई लेवल पे जो होती है उसमें क्या करते हैं आप, एक प्रॉपर एक जमीन होती है उसमें पानी को डालते हैं, भरते हैं उस जगह को, वहाँ पे फिशेस को क्या करते हो, पालते हो। इस प्रैक्टिस को ही क्या कहते हैं, मैरीन कल्चर कहते हैं, समझ गए। तो जो हाई पॉपुलर मरीन फिश हो गई उसमें आपको देखो ये एग्जांपल्स दे दिए थे, कौन कौन से, पॉम्फ्रेट, मकरेल, टूना, बॉम्बे डक, ये आपको याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 बार देखोगे ना हो जाएगा। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही बोलती आ रही हूँ कि नोट्स बनाते चलो, ये पूरी इतनी वीडियो, बड़ी वीडियो दोबारा देखने की आप लोगों को नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, और फिश रिसोर्सेज कहाँ से फिश मिल सकती हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो गए जैसे पॉन्ड, लेक, वाटर रिजर्वायर्स हो गए, दूसरे होते हैं ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज कौन से हो गए, देखो एनसीईआरटी की बुक में तो ध्यान रखो ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज क्या हो गए, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर आके मिलता है, दैट इज नोन एज ब्रैकिश वाटर। और ये इनको क्या बोला जाता है, जैसे एस्चुरीज हो गए और लगून्स हो गए, यहाँ से फिश अच्छे लेवल की मिलती हैं। और ये आपने ऊपर पढ़ लिया कि फ़िश के एग्जांपल्स क्या हैं जो यूज़ करी जाती हैं, जो मरीन फिशेस की पॉपुलर वेराइटीज़ हो गई। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्या हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, और वीडियोस को लाइक करके जाना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।